बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स एमसीक्यूज वीडियो की सीरीज हमारी चल रही है और आज जिस कॉलेज के एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं इसका नाम आप देख रहे हैं सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज। एक अच्छा कॉलेज है, इसके एमसीक्यूज हम सॉल्व करने शुरू करते हैं और लेट्स सी के किस किस्म के एमसीक्यूज हमारे पास हैं। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एमसीक्यू। यस, दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यू। थोड़ा जरा कॉम्पैक्ट फॉर्म में किए हुए हैं, जरा मतलब जो मेरे पास प्रिंट है वो जरा मैनेज नहीं है, लेकिन आई बिलीव सो कि नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, सो नंबर 1 में कह रहा है इफ वी गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो वैल्यू ऑफ जी हमारे पास कितनी हो जाएगी। तो आपको मालूम है अब तक हम ये करते आ रहे हैं कि जितना जमीन का सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं, अगर इतना ही ऊपर हम चले जाएं यानी दोबारा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। यही काम मैं करता आ रहा हूं कई वीडियोस में। सो दिस इज ट्वाइस द अर्थ रेडियस हो जाएगा। सो अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हैं, अब मैं डायरेक्ट करना शुरू हो गया हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने सारी वीडियो देखी होंगी। सो ये डायरेक्ट काम अब आपकी समझ में आएगा। तो जी एम ई अपॉन 2RE और उसके ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई किया। ठीक है, सो जी डैश मेरे पास कितना हो जाएगा, जी एम ई अपॉन 4RE स्क्वायर। सो ये जो पूरी ये तो हो गया 1/4। ठीक है, और ये जो सारी चीज है ये हमारे पास जी के बराबर, जी एम ई अपॉन RE स्क्वायर जी के बराबर हो जाएगा। सो इसका मतलब है जो भी ग्रेविटी वो 1/4 हमारे पास हो जाएगी। सो मेरा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1/4। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस। स्पेस में मीडियम नहीं होता और साउंड को मीडियम चाहिए होता है अपना ट्रैवल करने के लिए। सो मीडियम नहीं है तो साउंड की स्पीड कितनी होगी, 0। सो दिस इज द ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, इफ ए आई कैप है और बी जो है वो बी जे कैप है, तो ए क्रॉस बी कई दफा ये आ चुका है, तो अब आपको पता होगा इसका आंसर जो है वो ए बी और आई क्रॉस जे का मतलब होता है के। सो ए बी एंड के कैप ऑप्शन बी है मेरे पास। राइट, थोड़ा टाइम बचा रहे हैं, ये सब हमने पहले एमसीक्यूज में किए हुए हैं, तो अगर आप देख रहे हैं कि यार एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं तो मैं उन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ओके, तो हमने जरा स्पीड से गुजरना है ताकि हम कम टाइम में जरा काम कर सकें। नंबर 4, स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अब आप स्पीड को हाफ करके देख लीजिए। वैसे अब तक जो एमसीक्यूज हम करते हैं उसमें स्पीड डबल वगैरह कर रहे थे, मैथ्स को भी चेंज कर रहे थे। इस दफा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ एम और स्पीड, जो भी स्पीड थी उसका हाफ कर दिया हमने। सही है, तो दिस इज अ न्यू काइनेटिक एनर्जी, के ई डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय एम वी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये 1/4 डिवाइड का 4 को अलग कर लीजिए और ये हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सो आपका क्या ख्याल है, ये 1/4 और हाफ एम वी स्क्वायर का प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो जो ऑप्शन है वो है हमारे पास 1/4। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस यूनिट है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। सो डायरेक्टली डिस्टेंस। नेक्स्ट वन, अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ पेज नंबर 252 आई बिलीव सो। और थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड फोर्थ पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 8 का है, जिसमें इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स के हमें बताए हुए एग्जाम्पल्स। सो वहां पर लिखा हुआ है कि इंफ्रासोनिक जो वेव्स हैं, अर्थक्वेक वेव्स इंफ्रासोनिक होती हैं, तो अर्थक्वेक इंफ्रासोनिक है। सो आई एम गोइंग फॉर द इंफ्रासोनिक वेव्स। ओके, नेक्स्ट वन, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच दे रेजिस्ट। फ्लूइड की जो रेजिस्टेंस है फ्लो में, उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। सो दैट इज बेसिकली विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग, विस्कोसिटी, फ्लूइड फ्रिक्शन, एक ही चीज के बहुत सारे नाम हैं। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। इंटेंसिटी साउंड नहीं कह रहा, इंटेंसिटी लेवल कह रहा है, डेसिबल। ओके, एहतियात करनी है, इंटेंसिटी का यूनिट अलग होता है, इंटेंसिटी लेवल का अलग होता है और लाउडनेस का अलग है। हाइजन प्रिंसिपल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे हमारे रिड्यूस सिलेबस में नहीं है हाइजन प्रिंसिपल। सो डिटरमिन द स्पीड ऑफ लाइट, नहीं जनाब। लोकेट द वेव फ्रंट, यस, वेव फ्रंट को लोकेट करने के लिए होता है। अगर आपने हाइजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, सो हाइजन प्रिंसिपल में ये होता है कि एक वेव फ्रंट है और वो वेव फ्रंट कुछ टाइम के बाद, जो भी टाइम आप ले लें, कहां पर मौजूद होगी। सो वी कैन लोकेट द वेव फ्रंट बाय हाइजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट, if the axis of rotational body passes through the body itself then the motion is called। तो अगर ये मार्कर है ना, देखो इस मार्कर के यहां से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन समझो कि जा रही है, इसमें से एक लाइन गुजर रही है, तो उस लाइन के अबाउट अगर ये ऐसे मूव करेगा, यानी ये जो लाइन है, ये जो उंगली है मेरी, ये समझ लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो मार्कर में से गुजर रहा है। तो अगर मार्कर इस लाइन पे ऐसे मूव करेगा तो इसे कौन सी मोशन कहते हैं, स्पिन नहीं कहते। अगर ये एक बॉल सी हो तो बॉल ऐसे स्पिन कर रही होगी। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से गुजरे स्पिन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड बॉडी घूमे ऑर्बिटल मोशन। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द स्पिन मोशन, ये है। नेक्स्ट वन हमारे पास है
कह रहा है अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सो दिस इज माय ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है? लाइट ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन जो मैक्सवेल थ्योरी है वो ये नहीं कह रही कि वो ट्रांसवर्स वेव है, वो ये कह रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में दे आर ट्रेवलिंग। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, लाइट की जो वेव थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती? द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, अच्छा क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती वेव थ्योरी? पोलराइजेशन, अगर लाइट वेव है तो पोलराइजेशन करती है। फोटो इलेक्ट्रिक नहीं कर सकती, इंटरफेरेंस कर सकती है, डिफ्रैक्शन कर सकती है। सो जरा समझ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास नेचर ऑफ लाइट का चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ लाइट। लाइट की दो नेचर होती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। मैं जरा इन दोनों में आपको बता दूं कि है क्या। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, हमारे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 में इंटरफेरेंस का टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन, और उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है पोलराइजेशन। ये तीन टॉपिक है हमारे फर्स्ट ईयर में, और ये तीनों के तीनों टॉपिक बेसिकली क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जो लाइट है उसकी कौन सी नेचर है? वेव नेचर है। सेकेंड ईयर फिजिक्स में आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप पढ़ेंगे कॉम्पटेंस, और आप पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा ये जो नाम है ये कौन सी नेचर को एक्सप्लेन करते हैं? ये एक्सप्लेन करते हैं पार्टिकल नेचर को। अब जरा आसान जबान में रट लेते हैं, और वो ये रट लेते हैं, फर्स्ट ईयर में जो नाम दिए हुए हमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे इस बात का सबूत हैं कि लाइट की कौन सी नेचर है? वेव नेचर है। सो इन तीन के अलावा कोई भी नाम आया तो वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा, वो किससे होगा? पार्टिकल नेचर से। अब आप देखें तो उसने बोला है पोलराइजेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेव नेचर है। फिर उसने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक, वो इधर चला गया और हमें पता भी नहीं है फर्स्ट ईयर में। इंटरफेरेंस ये रहा, डिफ्रैक्शन ये रहा। तो इसका मतलब है कि वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, सो दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक किससे एक्सप्लेन होता है? पार्टिकल नेचर से, राइट जनाब। दिस इज कंप्रेशन वेव। तो आप मुझे बताइए साउंड कैसे ट्रैवल करती है? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, चैप्टर नंबर 8 में मैंने वीडियो बनाई है, तो साउंड कंप्रेशनल वेव्स हैं, तो साउंड वेव कंप्रेशनल वेव्स हैं। इसके अलावा जो तीनों वेव्स उसने लिखी हुई हैं, लाइट, एक्सरेज, रेडियो वेव, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, ये कंप्रेशनल नहीं है। द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड रीडियो सिलेबस में हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहरहाल कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन है क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन 0 होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। सो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स जो है अलोंग द क्लोज पाथ कितना होगा? 0। दिस इज बाय डेफिनेशन, सो इट इज 0। नेक्स्ट वन, ए वेव एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, नो चेंज इन इट्स। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई वेव जाती है तो किस में तब्दीली नहीं होती? कई दफा मैं बता चुका हूं, फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली नहीं होती, इसके अलावा तमाम चीजें, उसकी वेवलेंथ, उसकी वेलोसिटी, ये सब चेंज होता है। ओके, सो वेरी रिपीटेड एमसीक्यू है हमारा। मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट, सोडियम को जब हम बर्न करवाते हैं जो रोशनी मिलती है वो येलो मिलती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। मतलब उसको, उस सोडियम की जो रोशनी है, पीले रंग की रोशनी, उसको आप प्रिज्म से गुजारें हैं तो वो पीला ही रहेगा, वो मजीद कलर में डिवाइड नहीं होगा। ये मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ, या जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है लाइट ऑफ वन कलर, या तमाम लाइट की सेम वेवलेंथ हो या सेम फ्रीक्वेंसी हो। ओके, सो मोनोक्रोमेटिक लाइट को अनएबल टू शो, क्या शो नहीं करा सकती? क्या मोनोक्रोमेटिक लाइट रिफ्लेक्शन कराती है? आंसर इज यस। रिफ्रैक्शन कराती है यानी मीडियम में से गुजरती है? द आंसर इज यस। डिफ्रैक्शन कराती है? द आंसर इज यस। इंटरफेरेंस कराती है? द आंसर इज यस। तो ये मेरे हिसाब से ये एमसीक्यू गलत है। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है, शायद जो एमसीक्यू बनाने वाला है उसके दिमाग में ये चल रहा होगा, जो मैं इस ऑप्शन से समझाऊं कि वो ये समझ रहा होगा कि जो डिफ्रैक्शन है ना वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं कर सकती। दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, प्लीज बी केयरफुल। मोनोक्रोमेटिक लाइट डिफ्रैक्शन करती है। ओके, सो मैं इसको अनमार्क कर रहा हूं क्योंकि वो कह रहा है कि क्या नहीं कर सकती, ये सारे काम कर सकती है, तो मैं किसी ऑप्शन को मार्क नहीं करूंगा। फॉर मी द एमसीक्यू इज रॉन्ग। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यही नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, कई दफा मैं आपको बता चुका हूं। सो मुझे बताइए, अगर आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, सो लेंथ पे, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है बस, इसके अलावा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। सो डिपेंड अपॉन मैस, नो, लेंथ, यस, देख लीजिए लेंथ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस, दोनों पे कर रहा है, तो बोथ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट वन कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स। फिर मैं बता दूं रिड्यूस सिलेबस में बीट्स शामिल नहीं है। ये हम कॉलेज के प्रोफेसर हजरात ना जाने क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। इंसान के कान कितने बीट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं? 7 या 8 होता है। तो ऑप्शन में चूंकि 7 ही नजर आ रहा है तो मैं 7 पे कर देता हूं, मेरे ख्याल से 7 ही होता है। तो मैक्सिमम बीट्स जो इंसान के कान, हम किसी बिल्ली या किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, इंसान के कान 7 बीट्स डिटेक्ट करते हैं। पावर लॉ डिटरमिन, तो अगर आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है तो पावर लॉ हमारे पास क्या बताता है? लाउडनेस। क्या था पावर लॉ? अगर आप इक्वेशन लिख लें तो मेरा ख्याल क्लियर हो जाएगा। दिस इज पावर लॉ के, जो कि 1/16 है, और I/I0 रेज़ टू पावर 0.3। सो इस पूरी इक्वेशन को, दिस इज कॉल्ड पावर लॉ, क्या बता रहा है? लाउडनेस। L स्टैंड फॉर द लाउडनेस। सो द लाउडनेस ऑफ द साउंड। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी 7 बेसिक एसआई यूनिट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है। यूनिट कैंडेला है, बराए मेहरबानी रट लीजिए, कई दफा एमसीक्यूज में बात कर चुके हैं। किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, कई दफा मैं बता चुका हूं एमसीक्यूज में। सो डायरेक्टली गो फॉर द एनर्जी, ठीक है ना? ये बातें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज स्पेशल टाइप ऑफ लाइट की डिफ्रैक्शन किसकी स्पेशल टाइप है? मेरे हिसाब से ये रिफ्रैक्शन था, लेकिन मैंने अपने कुछ कोलीग से डिस्कस किया तो वो कह रहे हैं कि चूंकि लाइट जब डिफ्रैक्शन करती है तो आगे जाकर वो इंटरफेरेंस करती है, तो हम आमतौर पर हम कहते हैं कि डिफ्रैक्शन जो है वो इंटरफेरेंस की एक टाइप है। सो डिफ्रैक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का फिर क्या बन गया? इंटरफेरेंस। ओके, सो ये पूरी डिस्कशन के बाद है, इस पर बहुत सारी और बातें हो सकती हैं, बट यूनानिमसली जो ज्यादातर लोग कह रहे हैं, सो वी बिलीव के चूंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो डिफ्रैक्शन के बाद दे डू इंटरफेरेंस, जो कि डिफ्रैक्शन की रेटिंग में हम इंटरफेरेंस भी करवा रहे होते हैं। सो इंटरफेरेंस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। गो फॉर द नेक्स्ट वन। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G वाज डिटरमिन्ड बाय, कई दफा आपको बताया है मैंने, आपको कई एमसीक्यूज के अंदर ये हम वीडियो में कर चुके हैं, हेनरी कैवेंडिश। द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहले भी करा चुका हूं, दोनों के दरमियान एंगल होता है 90 डिग्री। सो द नेक्स्ट वन, द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, किसी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड होता है। सो द ऑप्शन डी विच इज द वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, ये आगे जा नहीं रहा तो ये सारा इसके साथ ही शामिल है, ठीक है? ओके जनाब, नेक्स्ट वन। टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ आर कंबाइंड टुगेदर, यानी लेंस कॉम्बिनेशन। फिर बता दूं रेडियो सिलेबस में नहीं है ये। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगी? सो चूंकि दिया हुआ है बता देता हूं, कंबाइंड फोकल लेंथ हम कहते हैं 1/f बराबर है अगर पहले की फोकल लेंथ f1 और दूसरे की फोकल लेंथ क्या हो? f2 हो। तो आपको पता है अपॉन वालों को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इनका एलसीएम लें, सो f1 f2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा f1 प्लस f2। चूंकि मुझे 1/f नहीं, f मालूम करना है, मैं इसको पूरे को पलट देता हूं। सो f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो कई दफा मैंने ये थिननेस के अंदर भी आपको ये बात बताई हुई है, और शायद सेकंड ईयर में भी ये बात बताई है, उनको भी बताइए कि प्रोडक्ट अपॉन सम, मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट अपॉन सम। सो दोनों की फोकल लेंथ उसने सेम दी है, f मल्टीप्लाई बाय f, सम f प्लस f। सो f प्लस f डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा मेरे पास? 2f, एक f से एक f कैंसिल कर दें, सो f डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर आंसर। सो f डिवाइडेड बाय 2 मेरा ख्याल है ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही मार्क कर रहा हूं भाई, ठीक है? f अपॉन 2। ओके, व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, अगर टॉर्क 0 हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, अगर तमाम एक्ट करने वाले एक्सटर्नल टॉर्क का सम 0 हो जाए। सो दिस विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है कंजर्व है एंगुलर मोमेंटम। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। बी केयरफुल, इसमें आप जरा ख्याल कीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 में हमारे का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। सबसे पहला टॉपिक है वर्क, रेडियो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ तो टीचरों ने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन जो वर्क है ना, वर्क में उस टॉपिक के एंड के अंदर दिया हुआ है एसआई यूनिट जो है जूल वर्क का, उसके बाद लिखा हुआ है अदर यूनिट्स। तो अदर यूनिट में एक दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि यहां पर दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा दिया हुआ है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये दोनों पता होने चाहिए। सो बी केयरफुल, ये मैं जरा आपको बता दूं, और याद रखिएगा वर्क एंड एनर्जी एक ही चीज के दो नाम है। यस, वर्क और एनर्जी एक ही चीज के दो नाम है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वर्क है, एनर्जी बेस कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, वर्क हमारे पास रियल कॉन्सेप्ट है। ओके, फिर कभी इस पे गपशप मार लेंगे। सो बहरहाल वर्क और एनर्जी एक ही चीज के दो नाम है। जो यूनिट वर्क का है वही यूनिट एनर्जी का है। वर्क का यूनिट जूल, एनर्जी का यूनिट जूल। इसके अलावा कौन सा यूनिट है? स्मॉल ई कैपिटल वी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगला यूनिट है BTU, हमारे AC फ्रिज BTU में होते हैं, इसे हम कहते हैं
दिस इज कॉल्ड ब्रिटिश थर्मल यूनिट. दिस इज कॉल्ड ब्रिटिश थर्मल यूनिट. ओके, सो BTU इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. इंट्रावेनस इंजेक्शन जो नसों में लगाया जाता है, इंजेक्शन वेन्स में लगाया जाता है बाय मींस ऑफ द सिल्वर सिरिंज, सबसे पहले किसने दिया था? इब्न सीना ने दिया था. ये पास पेपर का आया हुआ MCQ है, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को रटा होगा. इब्न सीना ने दिया था. सिल्वर सिरिंज के पीछे भी एक बड़ी कहानी है. अगर आप हॉलीवुड की मूवीज में इंटरेस्टेड हैं, वैम्पायर्स की मूवीज देखी होगी, तो वैम्पायर को बुलेट मारते हैं उसको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर सिल्वर की बुलेट मारो तो मर जाता है. तो शायद एक कॉन्सेप्ट चल रहा था बड़े पुराने वक्तों से कि सिल्वर इज वेरी हेल्थी फॉर द ह्यूमन बॉडी, पता नहीं क्यों. ओके, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर. तो पावर किलोवाट आवर, अभी हमने ऊपर बात की है कि एनर्जी का यूनिट होता है, तो किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, तो ये यूनिट नहीं होगा ना, बाकी सब तो होंगे. तो ये MCQ पहले भी एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, इसमें से हर जो यूनिट लिखा हुआ है, हॉर्स पावर, जूल पर सेकेंड, फुट पाउंड पर सेकेंड, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है वहां पर. नेक्स्ट, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रेग्स लॉ. यार ये पहले भी आया था एक वीडियो में और मैंने बताया सही, लेकिन निशान गलत लगा दिया. ब्रेग्स लॉ हमारे पास 2D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा होता है. तो आज भी यही है ब्रेग्स लॉ, ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब मैं निशान बहुत सोच समझ के सही लगाऊंगा. तो 2D sin 0 नहीं है, sin थीटा है, इज इक्वल टू m लैम्डा. ये पहला ऑप्शन होगा, 2D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा. सही है. दूसरे में D sin थीटा 2 नहीं है, इसमें D sin थीटा 2 नहीं है, इसमें 3D sin थीटा. तो ये इस दफा मैंने आंसर बिल्कुल सही लगाया हुआ है. नेक्स्ट, 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब तक रट्टा लग जाना चाहिए, 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है. ये भी एग्जाम का आया हुआ MCQ है. काइनेटिक फ्रिक्शन, पहले भी बात हो चुकी है, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन होती है. काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है. सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर, नहीं, इक्वल नहीं, लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है. जब कोई बॉडी चलना शुरू कर देती है, क्या उसकी फ्रिक्शन जीरो हो जाती है? जी नहीं. वरना अगर आप किसी बॉडी को धक्का दें, वो चलना शुरू हो जाती है, और धक्का देना छोड़ दें तो वो हमेशा चलती रहे ना. फिर अगर काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो हो जाती है, तो जीरो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है हमारे पास इट इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. ओशन टाइड्स आर कॉज्ड बाय, पहले भी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पानी ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, टाइड्स प्रोड्यूस करता है. तो इंटरमीडिएट में हम 2 बॉडी प्रॉब्लम पढ़ते हैं, M यानी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो कैपिटल G, M1 M2 2 बॉडीज बस. 3 बॉडी प्रॉब्लम, मैनी बॉडी प्रॉब्लम हमारे कोर्स का हिस्सा इवन ग्रेजुएशन BSc में भी नहीं है. तो फिर यहाँ पर सिर्फ मून होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ऑप्शन है बोथ द सन एंड द मून. ठीक है, तो हम इसको ही दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर बोलेंगे दोनों की वजह से होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार इंटरमीडिएट का लेवल नहीं है, बस ये कहना चाह रहा हूं आपसे. अच्छा जी, डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट, 2 क्रस्ट के दरमियान या 2 ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, मेरे ख्याल है मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ. नेक्स्ट वन, पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग स्लो. पेंडुलम की जो क्लॉक है, वो पेंडुलम वाली जो घड़ी है वो आस्ते चल रही है, तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? तो पेंडुलम की लेंथ के साथ इसका ताल्लुक है. ये मॉडल पेपर का MCQ है, मॉडल पेपर में पूरी डिस्कशन की, वहां पर देख लेना प्लीज. नेक्स्ट, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर, तो किसी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? ये अगर आपने वीडियो देखी हो, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर है A, और अगर मुझे 5A मालूम करना है तो 5A क्या होगा? ये 5 जो नंबर है ये वेक्टर A के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा. तो नंबर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर ये नंबर माइनस हो तो इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट. चेंज का लफ्ज गलत है, ऑपोजिट हो जाएगी. ठीक है, सो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकम ऑपोजिट. बेसिक क्वेश्चन है वेक्टर का. द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन, ये पहले भी आ चुका है, V0 स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय G. ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है. V0 का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, sin 2 थीटा, थीटा का मतलब है एंगल पर डिपेंड करता है, डिवाइडेड बाय G, G का मतलब है उस जगह पे ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है, उस पर डिपेंड करता है, इन 3 चीजों पे. सो ऑल ऑफ देम इज अ गुड आंसर. ओके, ये तमाम चीजों पे. डबल स्लिट अरेंजमेंट इज सजेस्टेड बाय यंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन. यंग ने जो, याद रखिएगा, अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो सनलाइट से किया था. जी हाँ, सूरज की रोशनी जो कि पॉलीक्रोमैटिक होती है, जो इसमें सारे रंग होते हैं. तो जो डबल स्लिट था उसने जो उससे शर्त ऑब्टेन की थी वो थी फेज कोहेरेंस. तो कोहेरेंट सोर्सेज बनाए थे उसने. सो द ऑप्शन इज फेज कोहेरेंस. ओके, नेक्स्ट वन, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम. ये मेरा ख्याल है ऊपर भी पहले पूछा है यार इसने, साउंड की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में? 0, क्योंकि कोई मीडियम नहीं होता. दोबारा चेक कर लेता हूं, मेरा ख्याल है ये इसी में दोबारा पहले भी आया हुआ है. ओके, नंबर 12 कह रहा हूं, 41.
व्हेन न्यूटन रिंग आर ऑब्जर्व, न्यूटन रिंग रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। तो न्यूटन रिंग को ऑब्टेन करते हैं तो सेंट्रल जो रिंग होती है वो डार्क होती है। वो इसलिए डार्क होती है कि न्यूटन रिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो थिन फिल्म के अंदर एक तो फेज रिवर्सल हो जाता है। अगर आप वीडियो देख लें चैप्टर नंबर 9 में मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म की, उसमें ये बात बताई है। और दूसरा उसकी वजह से जो कंडीशंस है इंटरफेरेंस की वो भी इंटरचेंज हो जाती हैं। सो फेज रिवर्सल भी होता है और पाथ डिफरेंस जीरो होता है। यस, इन दोनों की वजह से सेंट्रल जो रिंग है वो हमारे पास डार्क हो जाता है। सो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मैक्सिमम नहीं, बोथ फेज रिवर्सल एंड द पाथ डिफरेंस जीरो, ये आखिरी वाला ऑप्शन है। वहां से निशान इसलिए नहीं लगा पा रहा कि जो मैं यूज कर रहा हूं ना उसमें वो यहां से निशान नहीं लगाएगा कोने से, ठीक है। नंबर 42 वर्क एनर्जी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की शक्ल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की शक्ल है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मैं चेक कर लेता हूं कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड, ये वाला जो उसने दिया हुआ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो जीरो होती है। ये मेरा ख्याल है ऊपर भी आ चुका है, शुरू में ही आ चुका है। अगर मैं चेक करूं तो यस, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस, वैक्यूम बोलने या स्पेस बोलने जीरो होती है। एक ही तरह का एमसीक्यू 2 दफा रिपीट हुआ है, बिल्कुल ठीक है। सो ये हम लोगों ने सेंट लॉरेंस के पेपर को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ये मैंने लिखा हुआ है, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और लाइक, यस यस, दिस इज लाइक जरूर करना है, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।